एपिसोड 781 टू 790। अध्याय 781। जियाओली जीवित है। जी चेंग ने झाओ मिंग को घूर कर देखा, जो उत्सुकता से उसे देख रही थी। उसकी चौड़ी आंखों को देखकर, जो उससे सच जानने की प्रतीक्षा कर रही थी, उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। वह सब कुछ इतनी जल्दी कैसे समझ जाती है? तारांकन कुछ हफ्ते पहले जियाओ रुओगुआंग, जो जी चेंग से उसके तंबू में मिलने आया था, सदमे में अपनी मुट्ठियां भींच ली और सतर्कता से उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? तुम बस चाहते हो कि मैं युद्ध से पीछे हट जाऊं, है ना? जी चेंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तुम मेरी दिवंगत बेटी के बारे में झूठ बोलोगे। अपनी बेटी को खोने वाले से तुम इतनी बेशर्मी से झूठ कैसे बोल सकते हो? है। उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जी चेंग ऐसी बातों पर झूठ बोलेगा। जब उसे सच्चाई पता है तो वह कैसे कह सकता है कि शियाओली जीवित है? उसे तो ठंडे महल में भेज दिया गया था, और उसे उसकी मृत्यु की खबर मिली थी। शियाओली की इतनी दर्दनाक मौत हुई, वह कैसे चुपचाप बैठकर अपनी बेटी के हत्यारों को खुश देख सकता है? उस रहस्यमय महल के बीचों बीच स्थित ठंडे महल के बारे में शाही परिवार के अलावा कोई नहीं जानता। ये महल अन्य लोगों की नजरों से छिपा हुआ था, केवल शाही परिवार के सदस्य ही इसकी स्थिति जानते थे। शाओली को न केवल उस रहस्यमय महल में बिना किसी नौकरानी या देखभाल करने वाले के अकेले रहना पड़ा, बल्कि उसे प्रतिदिन एक धीमा जहर भी दिया जाना था जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई, और वह उस दौरान अपने पूरे जीवन पर पछताती रही। उसने अपनी बेटी की शादी उससे इस उम्मीद में की थी कि वह उसे खुश देखेगा, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? उसकी मृत्यु की खबर, वह भी एक छोटी सी गलती के कारण। भले ही शियाओली ने झाओ मिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अंत में वह जीवित और खुश थी। लेकिन उसकी बेटी मर चुकी है, वह उन्हें खुश कैसे रहने दे सकता है और अपनी बेटी का बदला लेने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? लेकिन अब वह कह रहा है कि वह जीवित है, और इस युद्ध का मकसद जी चेंग से उसकी मृत बेटी का बदला लेना है। लेकिन क्या वह सच में जीवित है? जी चेंग ने शांत भाव से अपनी चाय का प्याला उठाया और एक घूंट पीते हुए कहा, जब जी ज़ेलान चाहता था कि तुम शियाओली का बदला लो, तब तो तुम उसकी बात मान गए थे, लेकिन जब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारी बेटी जिंदा है, तो तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? उसने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, या क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि शियाओली सिर्फ एक बहाना थी और तुम जो चाहते हो वह जी साम्राज्य है? अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो युद्ध जारी रखो और तुम्हारी बेटी सचमुच मर जाएगी। जी चेंग की बातें सुनकर जियाओ रुओगुआंग की आंखें चौंक गईं। जी चेंग एक धूर्त व्यक्ति है, लेकिन उसे लंबे समय से जानने के बाद वह युद्ध जीतने के लिए इस तरह के छलपूर्ण तरीके का इस्तेमाल नहीं करेगा। वह इस समय उसे मार डालना बेहतर समझेगा, बजाय इसके कि उससे कोई सौदा करने की कोशिश करे। शाओ रुओगुआंग को सोचते हुए देखकर जी चेंग ने आगे कहा, श्रीमती शाओली को उनके बेईमानी भरे और हानिकारक कृत्यों के लिए सचमुच शीत महल भेजा गया था। उन्होंने देश की महारानी और महारानी मां को मारने की कोशिश की थी। उन्होंने एक शाही पाप किया है। उसने जो अपराध किया है उसके लिए उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी जानी चाहिए थी, लेकिन मैंने दोनों देशों के बीच संबंधों को ध्यान में रखते हुए उसे केवल ठंडे महल में भेज दिया। हमारे संबंधों को ध्यान में रखते हुए मैंने महल में जहर भेजे जाने पर रोक लगा दी, जिसका मतलब है कि वह अभी भी जीवित है। शियाओ रुओगुआंग ने अपना सिर पकड़ लिया, जो अब तनाव के कारण दर्द कर रहा था। सब कुछ बहुत उलझन भरा है। वह इस आदमी पर कैसे विश्वास कर सकता है? वह उसका दुश्मन है और वे युद्ध के बीच में हैं। उसने जी ज़ेलान से वादा किया है कि वह जी साम्राज्य को नष्ट करने में उसकी मदद करेगा, लेकिन उसकी बेटी, हालांकि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि आपकी बेटी कल का सूरज देख पाएगी। राजा शियाओ, आपके पास बहुत कम समय है। अगर आप इस तंबू से निकलने से पहले कोई फैसला कर लेते हैं तो आपकी बेटी को जीने का एक और मौका मिल जाएगा। जब जियाओली को सजा के तौर पर ठंडे महल में भेजा गया तो उसके आदमियों ने उसे सूचित किया कि जी ज़ेलान अन्य राजाओं से संपर्क कर उसके खिलाफ गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है। उसे आशंका थी कि जी ज़ेलान कुछ योजना बना रही है, और एहतियात के तौर पर उसने ठंडे महल में जहर नहीं भेजा और उसे उसके बुरे कर्मों के लिए दंड और पश्चाताप के रूप में पहाड़ों में अकेले रहने दिया। उसकी मृत्यु की खबर भी उसी ने फैलाई थी। वह जी ज़ेलान को करारा झटका देना चाहता था ताकि वह कोई बड़ा कदम उठाए और खुद उसके जाल में फंस जाए। हालांकि अगर झाओ मिंग महल से बाहर न गया होता और वे दूसरी दुनिया में न गए होते तो स्थिति इस हद तक न पहुंचती। स्थिति को सुधारने के लिए यही उनका एकमात्र उपाय था। योजक चिन्ह।
जियाओ रुओगुआन ने जी चेन को घूर कर देखा और उसके शब्दों के बारे में सोचकर परेशान हो गया। हालांकि जियाओली के जीवित होने की 1% संभावना के बारे में सोचते हुए उसने निर्णय लिया। मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे इस बात का सबूत चाहिए कि मेरी बेटी जीवित और सुरक्षित है। अन्यथा मेरे सैनिक सीमा से 1 इंच भी नहीं हटेंगे। जी चेन के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई और उसने कहा, सबूत के तौर पर तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम मुझसे यह उम्मीद कर रहे हो कि मैं उसे तुम्हारे पास यहाँ लेकर आऊं? राजा शियाओ रुओगुआन, हम यहाँ एक समझौता कर रहे हैं। आपको अपनी बेटी से मिलने के लिए मेरे निर्देशों का पालन करना होगा, जिसे आप मृत मान रहे हैं। मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि यदि आप सीमा से पीछे हट जाते हैं तो शियाओली को शीत महल से मुक्त कर दिया जाएगा और उसे आपके साथ वापस जाने की अनुमति दी जाएगी। ये हम दोनों के लिए फायदेमंद है ना? इस युद्ध से हटने के बदले तुम अपनी बेटी को अपने साथ ले जा सकते हो, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने जवाब का इंतजार करते हुए पूछा। उसने इस समय अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया था। वह इस समय शियाओली को कुछ भी नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि एक बार शियाओली उसके हाथ लग जाए तो वह अपना वादा तोड़ सकता है और उसे धोखा दे सकता है। शियाओ नस्ल के कुत्ते अपने धूर्त व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। योजक चिन्ह। झाओ मिंग ने जी चेन की बात सुनकर उसे स्तब्ध होकर देखा। तो शियाओली जिंदा है, वह मरी नहीं। उसने धीरे से उसके हाथों को सहलाते हुए सिर हिलाया। तो यही वजह थी कि वह युद्ध से पीछे हट गया। अब बात समझ में आए। लेकिन वह अब कहाँ है? क्या वह अभी भी शीत महल में है? उसने उत्सुकता से पूछा। उसकी उत्सुकता देखकर उसने आह भरी और उत्तर दिया, वह राजा शियाओ के साथ अपने साम्राज्य लौट गई है। हालांकि चूंकि वह परित्यक्त रानी है, मुझे संदेह है कि राजा शियाओ उसे मुख्य महल में रखेंगे। हो सकता है कि वह अपना पूरा जीवन किसी एकांत महल में छिपकर बिताए। क्या मंत्रियों को इस बारे में पता है? उसने दोबारा पूछा। उन्हें नहीं पता। यह मेरे और सम्राट शियाओ रुओगुआन के बीच हुआ समझौता था। उन्हें जानने की जरूरत नहीं है, कुछ बातें गुप्त रखना ही बेहतर होता है। उसने सिर हिलाया और राहत की गहरी सांस ली, ये जानकर कि शियाओली मरी नहीं है। जब उसे पता चला कि वह मर चुकी है तो उसे बहुत अजीब लगा। वह चाहती थी कि शियाओली अपनी गलतियों का पश्चाताप करे और सजा पाए, लेकिन सजा में वह ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। वह दूसरों के दुख में खुशी महसूस करने के लिए उनके स्तर तक गिरना नहीं चाहती। केवल राक्षस ही दूसरों के कष्टों पर हंस सकते हैं, और वह राक्षस नहीं है। झाओ मिंग के माथे पर गहरी शिकन देखकर जी चेंग ने आह भरी और अपनी उंगलियों से उसके माथे की झुर्रियों को सहलाते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सब ठीक है। मैं यही हूँ, तुम्हारे साथ और मेरे बच्चे के साथ। उसकी निगाहें उसके पेट पर टिक गईं, जो बहुत कम दिखाई दे रहा था और कपड़ों की कई परतों से ढका हुआ था। वे माता पिता बनने वाले हैं, ये कितना सुखद एहसास होगा। अध्याय 782 रास्ता बनाओ, शाही बच्चे आ गए हैं। 5 साल बाद। यालिंग, जिद्दी मत बनो और ये दूध पी लो। आज तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये दूध पीकर सो जाओ, अब और नहीं खेलना। झाओ मिंग हौंफते हुए चिल्लाए और छोटी बच्ची के पीछे पीछे चलते हुए उसकी लंबी स्कर्ट को पकड़े रही ताकि वह मुंह के बल न गिर जाए। किसने सोचा होगा कि जी राजवंश की महारानी दूध का गिलास पकड़े हुए किसी के पीछे दौड़ रही होंगी। और वो कोई और नहीं बल्कि जी राजवंश की राजकुमारी जी यिलिंग थी। छोटी बच्ची ने गुलाबी रंग की प्यारी सी पोशाक पहनी हुई थी, जिस पर कढ़ाई महारानी ने खुद की थी। वो बच्ची, जो महारानी से भी काम करवा सकती थी, अपनी माँ से भाग रही थी, जिनके हाथ में सादे सफेद दूध का गिलास था। लड़की अपने छोटे छोटे कोमल हाथों से अपनी पोशाक को कसकर पकड़े हुए अपनी जान की बाजी लगाकर झाओ मिंग से दूर भाग रही थी। उसने अपने निचले होंठ को काटते हुए कमरे के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ते हुए कहा, मुझे दूध पसंद नहीं है। मैं इसे नहीं पीऊंगी, ना आज ना कल। उसने इतनी जोर से चिल्लाया कि झाओ मिंग सुन सके। अपनी बेटी की ये बेबाक बातें सुनकर झाओ मिंग का चेहरा उतर आया। क्या सिर्फ इसलिए कि सब उसे राजकुमारी की तरह मानते हैं, वह सच में खुद को राजकुमारी समझती है? खैर, वह है तो सही, लेकिन वह जी राजवंश की साम्राज्ञी है, भला वह कैसे उसे जवाब दे सकती है? उसने दांत पीसते हुए सोचा कि क्या खाने के मामले में इतनी नखरेबाजी करने का यही उसका कर्मफल है कि उसे अपनी बेटी से परेशान होना पड़ रहा है, जो सब्जियों को मुश्किल से ही छूती है और सिर्फ मांस और नूडल्स खाती है। उसे तो सारा स्वादिष्ट खाना पसंद है, लेकिन जब सब्जियों या पौष्टिक भोजन की बात आती है तो वह उसे कभी नहीं छूती। ये लड़की इतनी जिद्दी कैसे हो सकती है? क्या वह सचमुच उसकी बेटी है?
वह सोचने लगी, उस समय को भूलकर जब वह हरी सब्जियों से पूरी तरह परहेज करते हुए मसालेदार नूडल्स के बड़े बड़े कटोरे चट कर जाती थी। अगर तुम नहीं रुकी तो मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगा कि तुम अपनी माँ की बात नहीं सुन रही हो। ये ली, तुम कितनी अच्छी बच्ची हो। अगर पापा की डांट नहीं खानी है तो जल्दी से इसे पी लो। बाद में मैं तुम्हें मिठाई दूंगा, ठीक है? झाओ मिंग ने कोमल स्वर में उससे उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए कहा। जी यालिंग ने पीछे मुड़कर अपनी माँ की कोमल मुस्कान देखी, लेकिन वह अपनी माँ को अच्छी तरह जानती थी। यह एक जाल था, मीठा लालच। मिठाई का इस्तेमाल करके वह न केवल उसे दूध पिलाएगी बल्कि उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे सुला भी देगी। और जी राजवंश की राजकुमारी होने के नाते वह शत्रु की मांगों के आगे नहीं झुकेगी। वह अपने अधिकार के लिए लड़ेगी, भले ही वह उसकी माँ ही क्यों न हो। कोई अपवाद नहीं। उसके होठों पर एक घमंडी मुस्कान आ गई। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची और पूरी ताकत से कक्ष के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़ी। साथ ही वह सोच रही थी कि यह कक्ष इतना चौड़ा क्यों है कि अपने छोटे छोटे पैरों से इसके प्रवेश द्वार तक दौड़ना इतना लंबा क्यों है। हालांकि जब वह दौड़ते हुए पीछे मुड़कर झाओ मिंग को देखने लगी, जो अभी भी उसका पीछा कर रहा था, तो उसकी छोटी कदकाठी किसी से टकरा गई। उसके छोटे से शरीर को एक जोरदार झटका लगा, लेकिन वह उछल पड़ी। वह जमीन पर गिरने ही वाली थी कि मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। आह! वह आश्चर्य से चीखी और खिलखिला उठी जब जी चेंग ने उसे गोद में उठाया और एक बार हवा में घुमाया, फिर आराम से अपनी बाहों में बिठा लिया। उसने उसके गुलाबी मुलायम गालों को चुटकी से दबाया और पूछा, मेरी राजकुमारी ऐसे क्यों दौड़ रही है? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? उसने कोमल स्वर में उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों में देखते हुए पूछा। छोटी बच्ची हौंफ रही थी और उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वह झाओ मिंग से भाग रही थी, जो हाथ में दूध का वह शैतानी गिलास लिए हर जगह उसका पीछा कर रही थी। भले ही वह उसकी माँ है, लेकिन वह इतनी जिद्दी कैसे हो सकती है? लड़की ने झाओ मिंग की ओर देखा, जो जी चेन को उसे पकड़े हुए देखकर रुक गया था और दूध का गिलास पकड़े हुए धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। झाओ मिंग के गंभीर चेहरे को देखकर लड़की समझ गई कि आगे क्या होने वाला है। झाओ मिंग के शिकायत करने से पहले ही उसके होंठ सिकुड़ गए और आंखों में आंसू चमकने लगे। उसने कहा, माँ ने कहा कि मैं बुरी लड़की हूँ। उन्होंने मुझे धमकाया। उन्होंने कहा कि अगर मैं दूध नहीं पीऊंगी तो आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे। पिताजी, अगर मैं ये दूध नहीं पीऊंगी तो क्या आप मुझसे नफरत करेंगे? उसने झाओ मिंग के हाथों में रखे दूध के गिलास की ओर इशारा करते हुए पूछा और सिसकते हुए अपने आंसू रोकने की कोशिश की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। झाओ मिंग उस छोटी लड़की को भूल रही थी जो अभी अभी आई जी चिन्ह को देखकर नखरे कर रही थी। कभी कभी वह सोचती है कि उसकी बेटी किस पर निर्भर हो गई है कि उसकी हरकतें किसी बिगड़ैल बच्ची से कम नहीं हैं। अपनी नन्ही राजकुमारी को इतनी मासूमियत से ऐसा सवाल पूछते देख जी चेन का दिल पिघल गया। मैं अपनी राजकुमारी से कैसे नफरत कर सकता हूँ? अगर तुम पीना नहीं चाहती तो मत पियो, लेकिन रोना मत। मैं अपनी बच्ची को रोते हुए नहीं देख सकता। उसने अपने बड़े हाथों से, जो आसानी से उसके छोटे से चेहरे को ढक रहे थे, उसके नम आंसू पोंछे। सचमुच? उसने अपनी आंखों में चमक के साथ पूछा। बेशक, तो क्या मैं अपनी गुड़ियों के साथ थोड़ी देर और खेल सकती हूँ? मैं अभी सोना नहीं चाहती। उसने मुंह बनाकर थोड़ी देर और रुकने की अनुमति मांगी। जी चेंग ने अपने होंठ सिकुड़े और बगल से उसे घूर रही झाओ मिंग की तरफ देखा। उसने गला साफ करते हुए कहा, अच्छा, बस 1 घंटा। उसके बाद अच्छी बच्ची की तरह सो जाना। अगर तुम ऐसा करोगी तो पापा तुम्हें कल और गुलिया दिलाएंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वहां खड़ी अपनी बेटी का नाटक देख रही झाओ मिंग ये देखकर अवाक रह गई कि उन्होंने कितनी कुशलता से उसे खलनायक में बदल दिया। वह ये सब अपनी बेटी के लिए कर रही थी, जबकि जी चेंग, जो अभी अभी कमरे में लौटा था, उसे ज्यादा खेलने की इजाजत देकर एक अच्छा पिता बन गया और वह एक नियंत्रण करने वाली मां बन गई। वाह! उसने गहरी सांस ली और अपने अंदर के गुस्से को काबू करने की कोशिश की। उसने गिलास को साइड टेबल पर रखा और सीने पर हाथ बांधकर जी चेंग को घूरते हुए ठंडे लहजे में पूछा, क्या तुम दूध नहीं पीती? उसने रात का खाना भी ठीक से नहीं खाया है। क्या तुम भूल गए कि आंटी शेन जिया ने उसे और खिलाने के लिए कहा था? वह पहले से ही इतनी दुबली पतली और कमजोर है। उसे और खाने की जरूरत है, सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हें एक बार गले लगाया। तुम उसे कैसे छोड़ सकते हो? वह भले ही एक शक्तिशाली सम्राट हो जिसने उल्लेखनीय नीतियों और नियमों को बनाकर साम्राज्य को मजबूत करके इतिहास में कई बदलाव किए हों, लेकिन उसकी शक्ति अपनी नन्ही राजकुमारी के सामने कुछ भी नहीं रह जाती।
उसे लगता था कि उसका प्यार उसके लिए कभी नहीं बदलेगा और वह सिर्फ एक ही औरत से प्यार करेगा और वो सिर्फ वही होगा। लेकिन यालिंग के जन्म के बाद उसे अपनी ही बेटी से जलन होने लगी। क्या ऐसा हो सकता है? इस नन्ही लड़की ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। नौकरानियों से लेकर पहरेदारों और महारानी तक इस छोटी सी लड़की ने सबको अपनी उंगलियों पर नचा रखा है जैसे किसी धागे को। झाओ मिंग के गुस्से को देखकर जी चेन हक्का बक्का रह गया। उसने यालिंग की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू देखकर उसका दिल पिघल गया। झाओ मिंग, अगर वह दूध नहीं पीना चाहती तो हम उसे जबरदस्ती नहीं पिला सकते। आखिर वह बच्ची ही तो है। और वैसे भी वह थोड़ी देर बाद सो सकती है। अभी सोए या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वह खेलना चाहती है तो उसे खेलने दो। उसने अपनी नन्ही राजकुमारी की ओर से उससे कहा। जी यालिंग ने झाओ मिंग की ओर मुड़कर अपनी आंखें झपकाईं और उसकी प्रतिक्रिया की उम्मीद से प्रतीक्षा करने लगी। पिता पुत्री की जोड़ी को उम्मीद भरी निगाहों से घूरते देख झाओ मिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, जिससे वह दुविधा में पड़ गई। उसने अपने होंठ दबाए और उनकी बात मानने ही वाली थी कि तभी उसे एक जानी पहचानी उदासीन आवाज सुनाई दी, जिससे येलिंग डर के मारे कांप उठी। नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकती। कल उसका 5वां जन्मदिन है, उसे जल्दी उठना होगा। वह युवक स्थिर और दृढ़ कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके छोटे छोटे हाथ दोनों तरफ थे जब वह झाओमिन की ओर चला और उसके बगल में खड़ा हो गया, जी यालिंग और जी चेन की ओर देखते हुए जो अविश्वास से उसे घूर रहे थे। पिताजी, आप उसकी थोड़ी सी रोने पर इस तरह उसकी विनती नहीं मान सकते। इससे वह जिद्दी हो जाएगी। छोटा लड़का जी चेन को घूरते हुए भौहें चढ़ा रहा था, ये देखकर कि उसे कितनी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। अध्याय 783 चेरी बेरी। और अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो माँ के लिए उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें उसके नखरों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, छोटे लड़के ने उदासीन चेहरे से कहा और जी चेन की बाहों में बैठी छोटी बच्ची की ओर देखा, जिसने नजरें मिलते ही जी चेन के कंधों में अपना चेहरा छिपा लिया। कितना डरावना! जब झाओ मिंग ने अपने बेटे के बात करने का तरीका सुना तो वह अवाक रह गई। वह यिलिंग के बराबर उम्र का है और उससे केवल 1 मिनट बड़ा है, लेकिन उसके बोलने का तरीका उससे बिल्कुल अलग है। इस 1 मिनट के अंतर ने उसे बड़े भाई का खिताब दिया है और उसे यह स्वीकार करना होगा कि कभी कभी वह महल में किसी और से ज्यादा परिपक्व हो सकता है। वे जुड़वां बहनें हैं, लेकिन उनकी शक्ल सूरत से लेकर व्यक्तित्व तक सब कुछ अलग है। उनके माता पिता के अलावा उनमें कुछ भी समान नहीं है। जी यालिंग भले ही थोड़ी नखरीली हो, लेकिन सब उसे प्यार करते हैं और वह अपने भाई के अलावा किसी से नहीं डरती। इस भव्य महल में वह सिर्फ उसी की बात सुनती है। उसके सामने तो वह एक गुंडे की तरह बर्ताव करती है, लेकिन अपने भाई के सामने वह एक कोमल और प्यारी बच्ची बन जाती है। वह सचमुच अपनी ही रचना है। योजक चिन्ह। जब वह 6 महीने से अधिक की गर्भवती थी तब आंटी शेन जिया को उसके असामान्य रूप से बड़े पेट और गंभीर मनोदशा में बदलाव देखकर संदेह हुआ। ये सब इसी वजह से था, आखिरकार उसका शरीर इन 2 शैतानों का घर था। जी चेन को डांटते देख वो खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। उसने उसके बालों को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा बेटा है। ये माँ की कितनी परवाह करता है। जी चेंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और अपने बेटे के सामने होंठ कसकर बंद कर लिए, जो इस समय उससे कहीं अधिक आकर्षक है। उसे देखकर वह अपने अतीत को याद किए बिना नहीं रह सका। जब वह छोटा था तो वह बिल्कुल उसी की तरह दिखता था और उसका स्वभाव ठंडा और उदासीन था। इसीलिए अपने घमंडी स्वभाव के कारण उसके कभी कोई दोस्त नहीं थे। उसने आह भरी और जी यालिंग की ओर देखते हुए कहा, यालिंग, तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए। दूध पी लो और अपने भाई के साथ अपने कमरे में जाओ। तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। उसने ये सोचकर सख्ती से कहा कि यह सही है। अगर वह जल्दी नहीं सोती है तो वह पूरी रस्म के दौरान सोती रहेगी और अपने खास दिन का आनंद नहीं ले पाएगी। छोटे लड़के ने अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया और जी चेन को झुककर प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी, माताजी, शुभ रात्रि। हम अब चलते हैं। अपने बेटों के हाव भाव देखकर झाओ मिंग का दिल पिघल रहा था। दोनों में से जी यालिंग बिल्कुल उसकी तरह अधिक स्वतंत्र और लाडली है। वहीं जी शीचेंग जब भी बोलता या कुछ करता है तो उसके व्यवहार में एक खास सलीका और शालीनता झलकती है। उसके उदासीन चेहरे के साथ बात करने का तरीका उसे जी चेन की याद दिलाता है, जब वह हाल ही में इस दुनिया में आई थी। उन्हें जाते देख उसने उन्हें पुकारा, रुको। वह उनके पास गई और उनके सामने उखड़ू बैठ गई। उसने जी यालिंग को कंधों से पकड़कर मुस्कुराते हुए शीचेन के गोल मटोल गालों को सहलाते हुए कहा, अभी समय है, लेकिन मेरी प्यारी चेरी बेरी, जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं।
मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देना चाहती हूं और उम्मीद करती हूं कि तुम नियमों और कायदों की वजह से खुद को दबाओगी नहीं। तुम्हारे माता पिता यहाँ हैं, तुम्हारे जैसे बच्चों को नियमों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मजे करो। ठीक है, उसने शीचेंग के चेहरे को सहलाते हुए पूछा, जो हमेशा की तरह गंभीर थी। क्योंकि वे जुड़वां थे और जामुन की तरह प्यारे और छोटे थे, इसलिए उसने उन्हें चेरी बेरीज कहना शुरू कर दिया। जब भी वह उन्हें इस नाम से पुकारती है तो उसे ऐसा लगता है कि वह उन्हें अपनी बाहों में भर ले, अपने नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों को। वह यालिंग की तुलना में शीचेन को लेकर अधिक चिंतित थी, क्योंकि यालिंग हर परिस्थिति का आनंद लेना जानती है। वहीं दूसरी ओर शीचेन महल के सभी नियमों और शिष्टाचारों का पालन कर रहा है और जी साम्राज्य का एक योग्य उत्तराधिकारी बनना चाहता है। उसने आगे एक कठिन जीवन चुना है। जिशेंग ने अपने होंठ सिकुड़े और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो माँ, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहकर वह यालिंग का हाथ कसकर पकड़े हुए कमरे से बाहर निकल गया और वे दोनों अपने कमरे की ओर चल पड़े। जिशेंग को करिश्माई अंदाज में चलते हुए और येलिंग को पेंगुइन की तरह उछलते हुए, उसके तेज लंबे कदमों का अनुसरण करते हुए देखकर झाओमिंग के मुंह से हल्की सी हंसी निकल गई। जी चेंग ने बच्चों को जाते हुए देखकर उसे मुस्कुराते हुए देखा और उसके पीछे खड़ा हो गया। उसने एक बार फिर उसकी ओर देखा और उसकी मुस्कुराती आंखों को देखकर उसके कान में फुसफुसाया, जिससे वह चौंक गई। क्या तुम अपना सारा ध्यान अपने बच्चों पर ही रखोगी, अपने पति के लिए कुछ नहीं? उसने मुंह फुलाते हुए शिकायत की कि वह उस पर ध्यान नहीं दे रही है। झाओ मिंग ने पीछे मुड़कर भौहें चढ़ाईं। उसे याद आया कि उसने अभी अभी येलिंग का पक्ष लिया था। उसका गुस्सा भड़क उठा। हाँ, क्या तुम अभी अभी अपनी बेटी का पक्ष नहीं ले रहे थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का सवाल पूछने की, बेशर्म सम्राट? उसने उसकी नाक पर चुटकी काटी, जिससे वह दर्द से कराह उठा। उसने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा और कहा, मुझे लगता है तुम भूल रही हो कि मैं जीवंश का सम्राट हूं। इस तरह की हिंसक कार्रवाई तुम्हें गंभीर दंड दिला सकती है। उसने उसे धमकाने की कोशिश करते हुए ये कहा, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, अगर आप सम्राट हैं तो मैं जी राजवंश की साम्राज्य और आपके बच्चों की मां हूं। अगर आपने कुछ भी करने की हिम्मत की तो सब कुछ आपके खिलाफ जाएगा, खासकर मेरी चेरी बेरी। उसने उसे जीभ दिखाकर चिढ़ाया और उससे दूर भाग गई, क्योंकि वह जानती थी कि उसने आग को सक्रिय कर दिया है। उसे अपने से दूर भागते देख उसने सब कुछ छोड़ दिया और उसका पीछा करने लगा। अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारा काम तमाम। उसने उसे धमकी दी, लेकिन वह हंस पड़ी और उससे बचने के लिए बिस्तर पर कूद गई। वह दूसरी तरफ जाने ही वाली थी कि अचानक कहीं से आए एक हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। जी चेंग, जो उसके पीछे खड़ा था, हौंफते हुए उसकी कलाई को कसकर पकड़े हुए बोला, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मुझसे भाग नहीं सकती? उसकी गहरी कांपती हुई आवाज में कहे गए इन अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर वह अपने निचले होंठ को काटने से खुद को रोक नहीं पाए। जी चेंग, मजाक मत करो, कल बड़ा दिन है। वह रोई, लेकिन उसने उसकी कलाई पकड़कर उसे बिस्तर पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर झुककर उसके लाल चेहरे को देखने लगा। उसके बिखरे बाल और हौंफता चेहरा तब और भी मोहक लग रहे थे जब वह उसके ऊपर झुककर उसे देख रहा था। जिया मिंग, मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद। इन दो अनमोल बच्चों को जन्म देकर हमारे परिवार को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारा जितना भी आभारी रहूं कम ही होगा। इतना कहते हुए वह उसके करीब आया और उसके होठों को चूम लिया, जिससे वह उसके अचानक चुंबन से अवाक रह गई। उसने उसे बाहों में भर लिया और उसके होठों पर फुसफुसाते हुए कहा, इतनी मीठी बातें मत करो, हम एक और बच्चा नहीं झेल सकते। मैं दोबारा उस दर्दनाक प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहती। प्रसव के दौरान चीख चीख कर वह लगभग रो पड़ी। दर्द असहनीय था और वह लगभग मर ही गई थी, लेकिन सौभाग्य से उसके चाचा मास्टर ली, जो महल में शाही चिकित्सक हुआ करते थे, वापस आ गए। उन्होंने न केवल आंटी शेनजिया से दोबारा मुलाकात की, बल्कि उन दोनों की वजह से ही उनका प्रसव सफल रहा। अन्यथा जटिलताओं के कारण एक समय ऐसा भी आया जब वह लगभग मर ही गई थी। भले ही वहां आधुनिक चिकित्सा उपकरण या तकनीकें मौजूद न हो, लेकिन मास्टर ली के प्रभावी एक्यूपंक्चर और आंटी शेनजिया द्वारा तैयार की गई औषधियों के कारण सब कुछ सुचारू रूप से चला। उसकी बातें सुनकर उसके कान लाल हो गए, और बिना एक पल भी रुके उसने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया, अपना भार उसके ऊपर डाल दिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। साथ ही उसके कान के निचले हिस्से को कुतरते हुए बोला, सच में मुझे लगता है बच्चे खुश होंगे अगर उन्हें खेलने के लिए एक जीवित खिलौना मिल जाए। और एक नए बच्चे से बेहतर क्या हो सकता है? उसने उसकी गर्दन तक जाते हुए उसे छेड़ा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आहें भरने लगी। उसे उसके होठों का स्पर्श महसूस हो रहा था। वह उसमें इतनी मग्न थी कि उसके शब्द भी उसे समझ नहीं आ रहे थे।
उसकी अनियंत्रित आहों को देखकर जी चेन के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई और उसने अपनी हल्की फुल्की हरकतें जारी रखते हुए उसे आनंद की दुनिया में खो जाने दिया। अध्याय 784 सम्राट को धमकाना। अगले दिन मुख्य महल, जहां भोज की व्यवस्था की गई थी, सुंदर फूलों, चमकीले सजावटी लालटेन से सजाया गया था और खंभों के चारों ओर सुनहरे कपड़े लपेटे गए थे, जिससे दृश्य पूरा हो गया था। भोज कक्ष लोगों से भरा हुआ था। सभी ने कीमती शाही पोशाकें पहनी हुई थी और अपने सबसे महंगे और कीमती आभूषणों से सजे हुए थे, क्योंकि यह जी राजवंश की सबसे सुंदर और मनमोहक राजकुमारी और आकर्षक राजकुमार का भोज समारोह था। विन जू भोजघर में पहुंच चुकी है और अपनी जगह पर बैठ चुकी है, जो बाकी सभी से ऊपर और जी चेंग और झाओमिंग के बराबर है। उसने शाही नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी और उसके शरीर पर सजे आभूषण भोज में उसकी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। वह महारानी जियाशी की ओर मुड़ी, जो एक दासी से भोज की तैयारियों के बारे में बात कर रही थी। जियाशी, आपने उनके भोज की तैयारी बहुत अच्छी की है। ये बहुत सुंदर है। उन्होंने जियाशी की प्रशंसा की, जिससे जियाशी उनकी अचानक की टिप्पणी से आश्चर्यचकित हो गई। वह उनकी ओर मुड़ी और तुरंत कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए बोली, महारानी द्वारा सम्मानित होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हालांकि मुझमें अभी भी कुछ कमियां हैं, फिर भी मैंने अपने शाही जुड़वा बच्चों के भोज की तैयारी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इन 5 वर्षों में न केवल जी राजवंश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है, बल्कि जियाओली की अनुपस्थिति के कारण महल के लोग, विशेष रूप से उस समय जियाओली के अधीन रहने वाली रानियां, कहीं अधिक आज्ञाकारी और विनम्र हो गई हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण महारानी के रवैये में बदलाव था। चूंकि उन्होंने झाओमिंग को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था और उन्हें उचित सम्मान दिया था, इसलिए महल की सभी दासियों और रानियों का झाओमिंग के प्रति रवैया स्वतः ही बदल गया। इसके अलावा झाओमिंग न केवल देश की महारानी है, बल्कि भावी महारानी भी है, जो जी शीचेन के सिंहासन संभालने के बाद यह उपाधि प्राप्त करेगी। उनकी निम्न स्थिति को देखते हुए उनके लिए झाओमिंग का विरोध करना असंभव है। वेन जू को जियाशी की विनम्र प्रतिक्रिया से प्रसन्नता हुई और हरम के कार्यों में उसकी दक्षता देखकर हर बार मिलने पर उसकी नज़र में जियाशी की छवि और भी बेहतर होती जा रही थी। वह अब किसी कुलीन परिवार की उपपत्नी से जन्मी साधारण रानी नहीं थी, बल्कि जी राजवंश की प्रधान रानी थी, जो न केवल हरम का प्रबंधन करती थी बल्कि महत्वपूर्ण अवसरों का भी ध्यान रखती थी। योजक चिन्ह। सभी लोग खड़े हो जाए। महामहिम और महारानी शाही जुड़वा बच्चों के साथ प्रवेश कर रहे हैं। जब सभी लोग छोटे छोटे समूहों में इकट्ठा हो गए और अन्य सम्मानित अतिथियों के साथ बातचीत कर रहे थे, तो दरवाजे पर खड़ा गार्ड आगे आया और घोषणा करने से पहले सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने लंबे भाले को जमीन पर मारा। सभी ने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और 2 पंक्तियों में झुककर खड़े हो गए ताकि उनके लिए सिंहासन तक जाने का रास्ता बन सके। वेनजू, जो ताज के प्रति शिष्टाचार में खड़ी थी, जी चेंग और झाओमिंग को भोज कक्ष में प्रवेश करते हुए देखकर मुस्कुराई, जो 2 छोटे बच्चों के साथ चल रहे थे और एक साथ अलौकिक लग रहे थे। जी यालिंग ने खूबसूरत शाही नीले रंग की पोशाक पहनी थी और बालों में फूलों वाली क्लिप लगाई थी। इसी तरह जी शीचेंग भी शाही नीले रंग के कपड़ों में थे और उनके भावहीन चेहरे से ही उनकी शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता था। इतनी कम उम्र में ही वे बेहद आकर्षक हैं। सोचिए, जब ये युवा राजकुमार बड़ा होकर एक कुशल पुरुष बनेगा और अंततः सिंहासन संभालेगा तो क्या होगा। इसी बीच झाओ मिंग ने शाही लाल रंग की पोशाक पहनी थी, जिस पर सुनहरे रंग की छपाई थी, जो जी चेन के लाल और सुनहरे रंग के वस्त्र से मेल खाती थी। उसके बाल एक सुंदर फीनिक्स जेड हेयरपिन से सजे हुए थे और उसे एक सुरुचिपूर्ण जूड़े में बांधा गया था। वह अपनी लंबी और भारी पोशाक में धीमी और स्थिर चाल से जी चेन के पीछे पीछे सिंहासन तक गई। वर्षों के अभ्यास के बाद आखिरकार उसने पेंगुइन की तरह उछल कूद किए बिना शालीनता और धीरे धीरे चलना सीख लिया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे महारानी की तरह चलना सीखने में सालों लग गए। उसने अपने होंठ सिकुड़े और मन ही मन अपनी इस अनाड़ीपन के लिए खुद को कोसने लगी। योजक चिन्ह। सिंहासन पर बैठने के बाद जी चेंग ने उन लोगों की ओर देखा जो उन्हें प्रणाम कर रहे थे और कहा, आराम से। उनका आदेश सुनते ही सभी लोग खड़े हो गए और शाही परिवार का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। शाही जुड़वा बच्चे झाओ मिंग और जी चेंग के दोनों ओर छोटी छोटी शाही कुर्सियों पर बैठे थे। अभिवादन के बाद प्रस्तुतियां शुरू हुईं। नर्तकियों ने मंच संभाला और पारंपरिक संगीत की धुन पर अपने मनमोहक नृत्य का प्रदर्शन किया। झाओ मिंग के होठों पर प्रसन्नता भरी मुस्कान आ गई, क्योंकि वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि उसे ऐसी चीजें कब से पसंद आने लगीं। क्या तुम इस तरह घूरकर कुछ ज्यादा ही स्पष्ट नहीं हो रही हो? सबको लगेगा कि तुम सम्राट को धमका रही हो।
वह उसकी कोहनी को धक्का देते हुए उससे चिढ़ाता है, जिससे वह चिढ़ जाती है, लेकिन मन ही मन वह जानती है कि वह अपनी हंसी रोकने के लिए कितनी संघर्ष कर रही थी। सम्राट को धमकाना, हाँ, उसे ऐसा करना बहुत पसंद है। योजक चिन्ह। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब लोगों ने शाही जुड़वा बच्चों को उपहार और अपनी वफादारी भेंट की, तो जी चेंग ने सबकी ओर मुड़कर कहा, भोजन कक्ष में जाने से पहले मुझे कुछ घोषणा करनी है। उन्होंने गंभीरता से सबकी ओर देखा, जिससे माहौल गंभीर हो गया और सभी उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। सभी कुलीनों और अभिजात वर्ग की उपस्थिति में मैं, जी राजवंश का सम्राट, एक नए संस्थान की स्थापना की घोषणा करना चाहता हूं। एक ऐसा संस्थान जहां चिकित्सा में रुचि रखने वाले बच्चों को उन चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाया और निर्देशित किया जाएगा जिन्होंने अपने त्रुटिहीन चिकित्सा कौशल से महल और देश की सेवा की है। जी चेन के अचानक किए गए ऐलान से भोजघर में अफरा तफरी मच गई। चिकित्सा संस्थान। यहाँ चिकित्सा सीखने के लिए ऐसा कोई संस्थान नहीं है और अगर किसी को रुचि है तो उसे खुद ही एक गुरु ढूंढना होगा और तभी वह चिकित्सा सीख सकता है। इसी वजह से बहुत कम लोग ही चिकित्सा को अपना पेशा बनाने का फैसला करते हैं। झाओ मिंग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और उसे कोहनी मारते हुए फुसफुसाया, क्या बात है? तुमने पहले मुझसे कुछ नहीं कहा था। वह असमंजस में थी क्योंकि वह देश या राजमहल से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण नीति या घोषणा करने से पहले हमेशा उससे चर्चा करता था, सिवाय इसके कि यह सैन्य मामलों से संबंधित हो या कोई गोपनीय मामला हो जो उसके कार्यक्षेत्र से बाहर हो। वह मुस्कुराया और सबकी ओर मुड़कर इतनी ऊंची आवाज में बोला कि सब सुन सकें, जिस प्रकार हमारे यहाँ सीखने के इच्छुक बच्चों के लिए स्कूल हैं, उसी प्रकार मैं चिकित्सा के लिए एक स्कूल स्थापित करना चाहता हूँ, जहाँ चिकित्सा में रुचि रखने वाले बच्चे उस्तादों से सीख सकें और सुप्रशिक्षित डॉक्टर बन सके जो भविष्य में देश की सेवा करेंगे। उनके विचारों से सभी लोग स्तब्ध रह गए और उन्हें एहसास हुआ कि किसी ने भी इस विचार के बारे में नहीं सोचा था, जो चिकित्सा के क्षेत्र में सभी की रुचि बढ़ाने में मदद कर सकता है और भविष्य में अधिक प्रशिक्षित डॉक्टर प्रदान करेगा। मेडिकल स्कूल का नेतृत्व मास्टर ली करेंगे, जिन्होंने दिवंगत सम्राट के शासनकाल में शाही चिकित्सक के रूप में सेवा की है, और उनकी पत्नी शेनजिया, जो पिछले कुछ वर्षों से शाही परिवार की देखभाल कर रही हैं, भी संस्था के कार्यों की देखरेख में उनके साथ काम करेगी। उनकी यह बात सुनकर शेनजिया के साथ खड़े मास्टर ली उनकी इस प्रशंसा से अभिभूत हो गए और कृतज्ञतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया। महाराज, हम जी राजवंश के भविष्य को शिक्षित करने और अपने कौशल को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे तथा बेहतर भविष्य के लिए चिकित्सा की मजबूत नींव रखेंगे, मास्टर ली ने कहा, जिस पर सभी ने तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया। पहाड़ों में लंबे समय तक भटकने के बाद उसे छिड़े युद्ध के बारे में पता चला और महल तक पहुंचने में उसे कई सप्ताह लग गए। तब तक जी चेंग शांति बहाल करके युद्ध से लौट चुका था। हालांकि उसे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि शेनजिया, जो पहले लापता थी, महल में वापस आ चुकी थी और झाओमिंग की देखभाल कर रही थी। अगर उसे पता होता कि वह महल में है तो वह पहाड़ों में उसकी तलाश में अपना समय बर्बाद नहीं करता और अब तक अपनी पत्नी के पास आ चुका होता। अध्याय 785 युगल पार्टी। भोज में अन्य कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए सभी के खुश चेहरों को देखकर झाओमिंग के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। सभी को खुश देखकर इस दुनिया में आने के बाद से उसने जितनी भी यादें संजोई थीं, वे सब उसकी आंखों के सामने कौंध गईं। जब उसने पहली बार जी चेन को देखा तो उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने का खौफ, और जब उसने इस दुनिया में पहली बार महारानी के भोज में इस महल की भव्यता देखी तो अविश्वास की भावना। जी चेन के उस निर्मम और क्रूर सम्राट वाले रूप से बिल्कुल अलग पहलू को देखकर जो अनुभूति हुई थी, वह अब भी उसकी स्मृति में ताज़ा थी। जिस सम्राट के बारे में उसने सोचा था कि वह गलती करने पर उसे मार डालेगा, वही अब अकेले में महारानी का आधिकारिक दास बन चुका था। जब वह पहली बार अपनी कुंवारी अवस्था से बाहर निकली और पूरी तरह से विकृत मानसिकता वाली बन गई, तो उसे जो आनंद का अनुभव हुआ, उसका पहला चुंबन, उसका पहला अनुभव, हर एहसास उसकी यादों में आज भी वैसा ही है। समय इतनी तेजी से बीत गया कि उसे लगता है मानो सब कुछ कल ही हुआ हो। जिस अभिशाप ने उसे इस दुनिया में लाया, वह खुश थी कि ऐसा हुआ, वरना वह अपने पति के साथ इन प्यारे बच्चों को पाने का मौका खो देती। मुझे आश्चर्य होता है कि दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है। मैं बस यही आशा करती हूँ कि झाओ मिंग भी अपने चुने हुए जीवन से खुश और संतुष्ट होगी। उसने आह भरते हुए सोचा कि क्या उसे अपने इस चुनाव पर कोई पछतावा है या नहीं। उसने नींद से भरी आंखों से प्रदर्शन देख रहे यालिंग और शीचेन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे अपने मूल जीवन के बजाय इस जीवन को चुनने का कोई पछतावा नहीं है। ###यू मे मुझे सोया सॉस दो और वो छोटी छोटी सुंदर प्लेटें निकालो।
जी मिंग रसोई में व्यस्त थी, अपना खास व्यंजन समुद्री भोजन के साथ मसालेदार नूडल्स बना रही थी। आज का दिन व्यस्त था क्योंकि वह घंटों से रसोई में थी और सबके लिए रात का खाना बनाने में व्यस्त थी। आज रात उसने और लीवेई ने अपने दोस्तों को घर पर डिनर पार्टी के लिए आमंत्रित किया। कोई खास वजह नहीं थी, लेकिन चूंकि सभी लोग बाइजू के ऑस्ट्रेलिया वापस जाने से पहले एक साथ मिलने की जिद कर रहे थे, इसलिए उन्होंने यह आयोजन किया। बाइजू ने विदेश में एक नई होटल शाखा खोली है और चूंकि यह अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए उसे वहां रहकर इसके कामकाज का प्रबंधन करना होगा। लीवेई ने बाइजू, बाइजुइरेन और जियाओ जून को आमंत्रित किया है, जबकि उन्होंने सू जिन और डॉक्टर फैन को आमंत्रित किया है, जो न केवल अस्पताल में काम करते हैं बल्कि सुश्री यान के भतीजे भी हैं, जिनका उन्होंने रास्ते में इलाज किया था और बाद में उनकी डिलीवरी भी करवाई थी। हालांकि लीवेई ने उससे बाहर से खाना मंगवाने या रसोई के कर्मचारियों को खाना तैयार करने के लिए कहा था, फिर भी उसने खुद खाना बनाने पर जोर दिया क्योंकि वह सभी को अपने हाथों से बना खाना खिलाना चाहती थी। मैडम, आपको अब जाकर कपड़े बदल लेने चाहिए। लगभग समय हो गया है। मेहमान किसी भी क्षण आ सकते हैं, आपको अभी कपड़े बदल लेने चाहिए। यू मेई ने जी मिंग को देखने की जिद की, जिसने हल्के गुलाबी रंग का एप्रन पहना हुआ था, जो उसके द्वारा पकाए गए सॉस से सना हुआ था। जिया मिंग ने समय देखा और पाया कि लगभग शाम के 6 बज चुके हैं। अरे, काफी देर हो गई है। तो इसे 10 मिनट तक उबलने दो, फिर गैस बंद कर दो। मैं इसे तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ। उसने अपना एप्रन उतारा और रसोई से बाहर चली गई। योजक चिन्ह। खाने की मेज पर लीवेई ने अपने सामने बैठे जिन लियांग को घूर कर देखा, जो यू मेई द्वारा सबके लिए परोसे गए नूडल्स को सूप की तरह पी रहा था। तुम यहाँ क्यों हो? हमने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया, उसने अपने भाई को देखते हुए ठंडे लहजे में कहा, जो बेशर्मी से उनकी पार्टी में घुस आया था। जिन लियांग ने सिर हिलाते हुए कहा, भाई, मुझे यहाँ देखकर तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लग रहा। तुमने सबको बुलाया, यहाँ तक कि इस कंजूस शाओ जून को भी, लेकिन अपने भाई को नहीं, क्यों? मैं तुम्हारा भाई हूँ, भगवान के लिए। उसने नाटकीय अंदाज में आंसू बहाने का नाटक करते हुए कहा। उसके बगल में बैठे जियाओ जून ने हंसते हुए कहा, ये पार्टी सिर्फ जूनों के लिए है, अविवाहितों के लिए नहीं। उसकी इस टिप्पणी ने जिन लियांग को और भी बुरा महसूस कराया। जिन लियांग ने दांत पीसते हुए सू जिन के बगल में बैठे शराब की चुस्की ले रहे डॉक्टर फैन की ओर देखा और आत्मविश्वास से पूछा, तो फिर वह यहाँ क्यों है? क्या वह मेरी तरह अविवाहित नहीं है? क्योंकि वह बाइजू से सवाल करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, जो उसे तीखी निगाहों से देख रही थी, और यह शियाओ जून तो पहले ही बाइजुएरेन के साथ जोड़ी बना चुका था। वह उसे पसंद कैसे कर सकता है जब वह हमेशा उसके साथ आवारा कुत्ते जैसा व्यवहार करती है? उसे पिल्ले की तरह व्यवहार किए जाने में कोई शर्म नहीं है और वह बेशर्मी से हर जगह उसके पीछे पीछे जाता है। डॉक्टर फैंग ने उलझन में ऊपर देखा, ये सोचते हुए कि उन्होंने क्या कर दिया है। तभी उनके बगल में बैठी सू जिन ने जिन लियांग को घूरते हुए उपहास किया, किसने कहा कि वह अविवाहित है? श्रीमान जिन, क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने आप पर कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास रखते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जी मिंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और बोली, सू जिन डॉक्टर फैंग की प्रेमिका हैं। उसने अंत में उनका परिचय जिन लियांग से कराया, जो पार्टी में देर से ठीक रात के खाने के समय ही आई थी। न सिर्फ प्रेमिका, बल्कि उसकी होने वाली पत्नी। हमारी सगाई हो गई है, सू जिन ने गर्व से अपनी सगाई की अंगूठी दिखाते हुए कहा। बस करो, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर फैंग ने उसके हाथों पर थपथपाते हुए कहा कि वह और कुछ न कहे, वरना पहले से ही दुखी जिन लियांग रोने लगेगी। इन सालों में उन्होंने ग्लोबल एंटरटेनमेंट छोड़ दिया और अपना खुद का लेबल शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी कोई उन पर ध्यान नहीं देता। आखिर वो अकेले क्यों हैं? वैसे बाइजू भी सिंगल हैं, लेकिन उन्हें चुनौती देने की हिम्मत कौन करता है? अगर उसने ऐसा किया तो शायद वह उसे यहाँ से बाहर निकाल देगा। बाय शियोरेन ने जिन लियांग की हरकतों को देखकर अपना सिर हिलाया और शी मिन की ओर मुड़कर पूछा, तो विभाग का प्रमुख बनना कैसा है? क्या ये कठिन नहीं है? उसने चिंतित भाव से पूछा। हालांकि पहले वह जिन लिवेई को पसंद करती थी, लेकिन बीते वर्षों में न केवल उसके लिए उसकी भावनाएं कम हो गई हैं, बल्कि शियाओ जून को लगातार उसका पीछा करते देख उसने इस मूर्ख को भी एक मौका देने का फैसला किया है। वह भले ही मूर्ख हो, लेकिन उसके साथ रहना आरामदायक है, इसलिए वह उसकी मूर्खता को बर्दाश्त कर रही है। इसके अलावा शी मिन के साथ सू जिन के रिश्ते में भी सुधार हुआ है, इतना कि वे फोन पर बात कर सकते हैं और साथ में खरीदारी करने जा सकते हैं।
चून की सू जिन भी कभी कभी उनके साथ घूमने जाती है, इसलिए वे एक दूसरे के लिए पूरी तरह से अजनबी नहीं हैं। अचानक पूछे गए इस सवाल पर जी मिंग ने गला साफ करते हुए कहा, बेशक यह मुश्किल है। मुझे न केवल मरीजों का इलाज करना होता है, बल्कि विभाग के अन्य कामों को भी देखना पड़ता है। चून की दादा सू आधिकारिक तौर पर अपने पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए उन्हें चीनी विभाग की नई प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे उन्होंने मुख्य चिकित्सक का पद छोड़ दिया है। लेकिन आप मेरे दादाजी से भी बेहतर कर रहे हैं। आपके पदभार संभालने के बाद से विभाग का खर्च कम हो गया है। क्या आप जानते हैं कि आपके विभाग प्रमुख बनने के बाद से ओल्ड फैन कितने निश्चिंत हो गए हैं? अस्पताल के निदेशक और डॉक्टर फैन के दादा ओल्ड फैन की सच्ची भावनाओं को उजागर करते हुए सुजिन हंसती है। सभी को आनंद से समय बिताते देख उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। इन वर्षों में हालात कुछ खास नहीं बदले, लेकिन वह और भी व्यस्त होती चली गई। व्यस्त होने और अपने लिए मुश्किल से समय निकाल पाने के बावजूद वह खुश थी, क्योंकि वह वही काम कर रही थी जो उसे पसंद था। उसके बगल में बैठी लीवेई ने उसे मदहोश होकर मुस्कुराते हुए देखा और उसके करीब झुककर बोली, क्या वे परेशान करने वाले नहीं हैं? इसीलिए तो मैं कह रही थी कि उन्हें यहाँ बुलाना अच्छा विचार नहीं है। वह उसकी ओर मुड़ी और उसकी बातों पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। आखिर उसे अपने दोस्तों को पार्टी में बुलाना इतना नापसंद क्यों है? इसमें कोई शक नहीं कि सब उसे चिड़चिड़ा कहते होंगे। अध्याय 786 कोई पछतावा नहीं। समाप्त। अगले दिन लीवेई ने कार चला रहे जी मिंग की ओर देखा और उसे यात्री सीट पर धकेल दिया। उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिले हुए काफी समय हो गया था, लेकिन ये पहली बार था जब वह गाड़ी चला रही थी और उसे कहीं ले जा रही थी। जिया मिंग, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें 1 घंटे से गाड़ी चलानी है, उसने उलझन में कहा। आज वह कुछ रहस्यमयी व्यवहार कर रही थी और उसे कहीं ले जाने की जिद कर रही थी, पता नहीं कहाँ। जिया मिंग, जिसने स्टीयरिंग व्हील को दोनों हाथों से कसकर पकड़ रखा था और सड़क पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, उसकी बातें सुनकर पलकें झपकाईं। हालांकि उसने गाड़ी चलाना सीख लिया था और उसके पास लाइसेंस भी था, लेकिन पहली बार वह उसे आधिकारिक तौर पर कहीं ले जा रही थी और उसकी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। वह जवाब देना चाहती थी, लेकिन वह इतनी घबराई हुई थी कि कहीं उसका ध्यान भटक न जाए और वह आगे चल रही दूसरी कार से टकरा न जाए। उसे घबराया हुआ देखकर लीवेई ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और मुंह बंद कर लिया। उसने गहरी सांस ली और अपने सिर के ऊपर लगे हैंडल को कसकर पकड़ लिया, इस उम्मीद में कि वह अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंच जाएगा। योजक चिन्ह। 1 और घंटा बीत गया जब जी मिंग ने कार पार्क की और राहत की सांस लेते हुए कहा, आखिरकार हम यहां पहुंच गए। लीवेई, जो अपनी सांस रोके हुए था, आखिरकार उनके पहुंचने और जिंदा होने पर राहत की सांस ली। उसने उस जगह की ओर देखा जहां वह रुकी थी और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह आश्चर्य से उसकी ओर मुड़ा और बोला, ये। वह मुस्कुराई और बोली, क्या यह अद्भुत नहीं है? मैं भी एक बार तुम्हारे साथ यहां आना चाहती थी। ये कहते हुए उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और कार से बाहर निकल गई। लीवेई उसके पीछे पीछे गई और जी महल को देखकर अवाक रह गई, जो कभी खंडहरों का ढेर मात्र हुआ करता था, अब उसका पुनर्निर्माण करके उसे एक भव्य महल में बदल दिया गया है। प्रवेश द्वार पर पहरेदार तैनात हैं, क्योंकि इसे एक पर्यटन स्थल बना दिया गया है और महल के अंदर एक संग्रहालय स्थापित किया गया है, जिसमें जी राजवंश से संबंधित उन खोजों को प्रदर्शित किया गया है जो पिछले वर्षों में प्राप्त हुई हैं। पिछली बार जब वे यहाँ आए थे, तब उन्होंने श्राप के चक्र को समाप्त करने के लिए अनुष्ठान किया था और उस समय रात होने के कारण उन्हें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब जब वे इसे देख रहे थे, तो यह उन तस्वीरों या समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों से कहीं अधिक भव्य और सुंदर था। चलो चलते हैं। टिकट खरीदने के बाद जी मिंग ने अपना सिर पकड़कर महल में प्रवेश किया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस महल में वह रहती थी, वह अब एक पर्यटक स्थल बन गया है। जी राजवंश की महारानी, आहा, जी राजवंश की पूर्व महारानी को महल में प्रवेश करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। कितनी विडंबना है। योजक चिन्ह। जी राजवंश को इतिहासकारों के बीच एक अनमोल धरोहर के रूप में जाना जाता है। हाल के वर्षों में ही इस महल का पता चला है, जो शहर से दूर खंडहरों में तब्दील हो चुका था। जब इसका पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुआ तो सामग्री की कमी के कारण इसके इतिहास के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में जी राजवंश की महारानी द्वारा लिखित कई डायरी और दस्तावेज मिले हैं, जिनमें उन्होंने सभी महत्वपूर्ण घटनाओं, महल और हरम के कामकाज, देश के राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया है। ये राजवंश अपनी शक्ति और विकासवादी नीतियों के लिए जाना जाता है, लेकिन सम्राट जीचेंग और महारानी झाओमिंग की प्रेम कहानी के लिए भी प्रसिद्ध है। अपनी डायरियों में उन्होंने जी राजवंश के सम्राट को महारानी का दास बताया है।
सम्राट और महारानी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण नीतियां बनाई और यहां तक कि राजपरिवारों और कुलीनों में पहले प्रचलित कई पत्नियों की प्रथा को भी समाप्त कर दिया। महल का भ्रमण कराते हुए गाइड से महल और उसके इतिहास के बारे में ऐसी बातें सुनकर ज़ीमिंग को जरा भी हैरानी नहीं हुई। झाओ मिंग से यही उम्मीद थी, वो कुछ भी कर सकती है। जब वो उससे मिली तो उसे भी इस बात पर हैरानी हुई कि वो जी चेंग का सामना किस तरह करती थी और उसके साथ बेपरवाही से पेश आती थी। केवल वही ऐसा कर सकती है। योजक चिन्ह। जी राजवंश की सभी उपलब्धियों में से सबसे प्रशंसनीय उपलब्धि सम्राट जी चेंग के शासनकाल के दौरान निर्मित चिकित्सा संस्थान है। ये पहला चिकित्सा संस्थान था जिसकी स्थापना चिकित्सा में रुचि रखने वालों को पढ़ाने और पेशेवर डॉक्टरों के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। इस संस्था का नाम बाय मेडिकल स्कूल था, जो इतिहास में प्राच्य चिकित्सा के उस्ताद माने जाने वाले मास्टर झाओ बाई के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आविष्कार किए थे। बाढ़ के कारण ये मेडिकल स्कूल नष्ट हो गया, लेकिन महारानी झाओ मिंग की डायरी में इसके महत्व का वर्णन मिलता है। झाओ मिंग के पिता का नाम सुनते ही लीवेई ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और बगल में खड़ी शी मिंग की ओर देखा, जो अपनी चमकती आंखों से गाइड की बातें सुन रही थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी चौंकाने वाली बात पता चलेगी। उनके पिता की मृत्यु अन्यायपूर्ण तरीके से हुई थी, लेकिन ये जानकर कि मेडिकल स्कूल का नाम उनके नाम पर रखा गया है, उनके दिल का सबसे बड़ा बोझ हल्का हो गया है। उनकी मृत्यु भले ही अन्यायपूर्ण रही हो, लेकिन अब उन्हें चिकित्सा के इतिहास में एक महान विद्वान के रूप में जाना जाता है। उसने कुछ नहीं कहा और उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी बांह सहलाते हुए उसे दिलासा दिया। वह उससे कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो वह नहीं जानता, लेकिन वह जानता है कि इस समय उसे उसके सांत्वना भरे शब्दों की नहीं बल्कि एक शांत मौन की आवश्यकता है, जो उसे अपने अतीत को याद करने और उन यादों से आगे बढ़ने में मदद करेगा जो उसे जकड़कर रखी हुई हैं। वे चुपचाप खड़े होकर गाइड की हर बात सुन रहे थे। एक सुकून भरी खामोशी। तारांकन। महल के इस कक्ष को कमल मंडप कहा जाता था, जहां महारानी झाओ मिंग सम्राट जी चेन के साथ मुख्य महल में जाने से पहले रहती थी। सम्राट जी चेन के साथ मुख्य महल में जाने के बाद इस क्षेत्र का उपयोग कारखाने के रूप में किया जाता था, जहां वह महिलाओं के लिए साबुन और मेकअप उत्पाद बनाती थी और उन्हें बाजार में बेचती थी। वह इतिहास की पहली महिला व्यवसाय थी जिन्होंने समाज की रूढ़ियों को तोड़ा और एक शक्तिशाली महिला के रूप में उभरी, साथ ही अन्य रानियों को भी काम करने और अपनी आजीविका कमाने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे आत्मविश्वास प्राप्त कर सकें। पर्यटन गाइड की बातों को सुनकर जी मिंग के होठों पर आश्चर्य भरी मुस्कान आ गई, जो उन्हें लोट्स पवेलियन का वह क्षेत्र दिखा रहा था जो पहले उसका कक्ष हुआ करता था। हालांकि पुनर्निर्माण के कारण ये पहले की तुलना में कम भव्य और थोड़ा अलग दिख रहा था, फिर भी वह इस जगह से वही ऊर्जा महसूस कर सकती थी। लीवेई ने उसके अचंभित चेहरे को देखकर कहा, इस जगह को देखकर मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें और ज्यादा लाड़ प्यार करना चाहिए। उसने अचानक ही यह बात कही। वह असमंजस में पलकें झपकाती है, आपका क्या मतलब है? वह थोड़ा और करीब आया और फुसफुसाते हुए बोला, मेरी पत्नी एक आलीशान महल में रहती थी। अगर मैं धन दौलत में उसकी बराबरी नहीं कर सकता तो मुझे अपने कर्मों से ही नेतृत्व करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अपने ऊपर मुझे चुनने के फैसले पर पछतावा हो। उसने गंभीरता से कहा। उसने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे जीवन का एकमात्र अफसोस यही है कि मैं इस दुनिया में पैदा नहीं हुई और तुमसे पहले नहीं मिल पाए, वरना सब कुछ एकदम सही है। मैं तुम्हारे साथ खुश हूं। वहीं जी मिंग ने दूसरे लोक में महान उपलब्धियां हासिल करके इतिहास में मेरा नाम रोशन किया है। तुम देख रहे हो, मैं दोनों तरफ से जीत रही हूं। उसने आंख मारी, जिससे वह उसकी बातों पर हंस पड़ा। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, उसने फुसफुसाते हुए कहा और अपना हाथ उसकी बांह के चारों ओर लपेट लिया और कमल के कक्ष को स्तब्धता से देखते हुए आह भरी। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।